हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका हमारे आपके इस अनपढ़ चैनल में। और आज जो है पर्टिकुलर हम लोग जो है अनपढ़ के चैनल पे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर जो है यूकेपीएससी जे का जो प्रीवियस इंटरव्यू हुआ था उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उन लोगों के एक्सपीरियंस से उनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनसे क्या क्या चीज़ें पूछी गई और पूरी की पूरी जानकारी, मतलब एकदम बिल्कुल बेसिक से लेकर जो है पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो है आज मेरे साथ जुड़े हैं हरीशचंद तिवारी सर, और जो है इनका लास्ट ईयर जो है यूकेपीएससी जेई में क्वालिफाई हुआ था, हालांकि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। इस समय पे जो है ये यूजीएमएल में एज ए जूनियर इंजीनियर के रूप में कार्यरत हैं। और यहाँ पर जो है वो हमसे इनके अनुभवों, जो इनका यूकेपीएससी जेई का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा, उसे जानने की हम लोग जो है कोशिश करेंगे। पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में आने के लिए। धन्यवाद सर। आप जो इंटरेक्शन आपने मेरे को मौका दिया आपके चैनल पे आने के लिए, और निश्चय अगर इससे बच्चों का कुछ लाभ हो सके तो ये मेरे लिए भी बड़े गौरव की बात होगी। तो सर एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। हम आपसे जो है आपके इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करेंगे कि कैसा आपका। तो सर सबसे पहला सवाल मेरा ये कि जैसे रिजल्ट जो आता है, डिक्लेयर होता है, उसके कितने दिन बाद लगभग इंटरव्यू होता है? और आपने स्टार्टिंग में जब आप इंटरव्यू देने जा रहे थे तो आपके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही थी? आप पर्टिकुलर कैसे तैयारी कर रहे थे? क्या आपने कोई मॉक दिया था या किस तरीके के साथ तैयारी कर रहे थे? सर, जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम लोगों का जो रिजल्ट था वो ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर में डिक्लेयर हो गया था। और इंटरव्यू के लिए जो हमारे कॉल आई थी वो आई थी नेक्स्ट ईयर फरवरी में, 2017 में। तो बाकी इंटरव्यू के लिए निश्चय ही आप जैसे इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स आजकल हैं तो उस समय इतने बहुत ज़्यादा नहीं थे हम लोगों को गाइड करने के लिए। लेकिन फिर भी जितने भी हम लोगों को उपलब्ध हो सके थे, जो भी पुराने जिन्होंने इंटरव्यू दिए थे या जो इस प्रकार के गाइड कर सकते थे, हमने उनसे ज़रूर संपर्क किया। और कुल मिला के बहुत सारे इंटरव्यू देने के बाद और बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद ये अनुभव हुआ कि जिस प्रकार से हम लोग लेते हैं कि इंटरव्यू एक टेक्निकल नॉलेज की बात है, तो इस प्रकार की टेक्निकल नॉलेज की बात नहीं। टेक्निकल नॉलेज हमसे सारा रिटर्न में ले लिया जाता है। जो रिटर्न एग्जाम होता है वो यही इवेल्युएट करने के लिए होता है कि हमारे अंदर टेक्निकल नॉलेज क्या है, हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा। इंटरव्यू बेसिकली एक आपका ओवरऑल असेसमेंट होता है कि आप लुक्स कैसे हैं आपके, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है। इंटरव्यू में कभी भी हम लोग कोशिश करते हैं कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा आंसर्स दिए जाएं। वो रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अगर किसी के आंसर नहीं आ रहे हैं तो नहीं आता है कहना बहुत आसान है, और उसके मार्क्स भी नहीं कटते हैं बहुत ज़्यादा। मेरा जो इंटरव्यू रहा, पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बताऊं कि हम लोगों को 3 दिन के अलग अलग बैचों में बुलाया गया था, और दूसरे दिन का मैं लास्ट कैंडिडेट था। तो सर हाँ। मैं थोड़ा सा आपसे, मतलब पर्टिकुलर इंटरव्यू हॉल के दिन का, कि आपका इंटरव्यू के लिए आप गए, आपने प्रिपरेशंस का बताया कि टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकली एबिलिटी को इतना चेक नहीं होता है। हालांकि मैं भी बार बार स्टूडेंट्स को कहता हूं कि टेक्निकल नॉलेज आप एग्जाम को क्वालिफाई करके आप अब यहाँ पे आ चुके हो, आप इस लेवल पे आ चुके हो कि अब आपके प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा जज किया जाता है। तो सर एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, ड्रेसिंग सेंस से शुरू करते हैं कि आप जो है पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए आप किस तरह की ड्रेस आपने इसको करी थी, क्या आप पहन के गए थे, ताकि क्योंकि स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहा है एक्चुअली उसको फायदा मिले। तो आप सर पूरा मतलब प्रॉपर से कि आप पर्टिकुलर क्या ड्रेस पहन के गए थे, पर्टिकुलर कितने बजे आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम था, फिर पर्टिकुलर आप थोड़ा अगर पैनल के बारे में बता पाएं कि आपके पैनल में, इंटरव्यू के पैनल में कितने लोग बैठे हुए थे और कितना लगभग लगभग आपका जो है इंटरव्यू चला, ये सर आप पहले बताएं, तो फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस में जाते हैं। जरूर सर। हम लोगों का क्या था कि हम लोग जब सुबह 9 बजे हम लोग रिपोर्टिंग थे वहाँ पे, और 10 बजे से इंटरव्यू शुरू थे। ऑलमोस्ट शाम के 4:30 बजे तक इंटरव्यू चले हैं, और उसके बीच में हमें लंच का ब्रेक मिला है। जहाँ तक आपने सर ड्रेसिंग सेंस की बात कही है, तो जितना सोबर और फॉर्मल ड्रेसेस पहने जाएं उतना ही बेटर रहता है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग एक सर्विस क्लास आदमी को ढूंढ रहे हैं। मॉडल तो वो लोग सेलेक्ट करते नहीं हैं। तो हम लोग ये ना कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा फंकी स्टाइल या कुछ इस प्रकार का हेयर कट सिंपल सोबर हो, शर्ट पैंट, अगर टाई लगाना चाहें तो। लेकिन टाई कोई बहुत आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी पोस्ट का मैं कहूँगा कि जेई जो है अधिकारियों में सबसे निचले पोस्ट आती है, तो टाई अगर ना भी हो तो भी चल सकता है। तो इस हिसाब से मैंने भी एकदम सिंपल ही पहना हुआ था। गूगल्स को अवॉइड करें अंदर जाते समय, और हेयर स्टाइल बिल्कुल सही है, बहुत ज़्यादा कलरफुल और इस प्रकार के हेयर्स ना हो
अगर जिनके हैं भी तो वो दोबारा ब्लैक कलर करवा लें। तो और वॉचेज जो हैं और अंगूठियाँ, ये बहुत थोड़ा बहुत होती हैं कि बहुत ज़्यादा ना हो, हाथ में ब्रेसलेट्स वगैरह, गले में मोटी चेनें ना हों। अगर आप पहनने की आदत भी है तो उस दिन के लिए पर्टिकुलरली उनको उतारा जा सकता है। और एकदम फॉर्मल ड्रेसेस, मतलब उनको चाहिए सिंपल आदमी जो ओबे करे, उनको किसी कंपनी का सीईओ नहीं चाहिए जो ऑर्डर दे। तो इस वजह से वो उसी हिसाब से देखते हैं कि सिंपल आदमी हो। तो सर ये तो आपने मेल्स के लिए कहा, क्योंकि फीमेल्स के लिए हालांकि आपको भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट आपने फीमेल कैंडिडेट्स वहां पर देखे होंगे और बहुत सारे फीमेल स्टूडेंट्स भी इसको देख रहे हैं, तो पर्टिकुलर फीमेल्स का आप बता सकते हैं कि जो आपने देखे, क्योंकि आपके बहुत सारे सिलेक्टेड जो रहे होंगे आप जानते होंगे उनको, तो उनका ड्रेसिंग सेंस क्या था जब आप इंटरव्यू हॉल में एंटर हुए, तो पर्टिकुलर कैसे क्या परमिशन लेके एंटर करना था या कैसे, मतलब थोड़ा सा ये, मतलब ये ऐसी फॉर्मल छोटी छोटी बातें हैं कि जो एक मतलब बहुत वेटेज रखती हैं, तो सर। सर पर्सनली मेरा क्या है कि मैंने करीब करीब 3-4 इंटरव्यू दिए हैं। जब इंटरव्यू हटाए गए उससे भी मेरे 2-4 पहले रिटर्न क्लियर हुए थे। तो मैंने लखनऊ शक्ति भवन में जो यूपीपीसीएल का था वो इंटरव्यू भी मैंने दिया था, हालांकि मेरा वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो इंटरव्यूज़ में जैसे ड्रेसिंग सेंस के बारे में कहा कि लगभग लगभग सेम चीज़ हमारी जो बहनें हैं उनके लिए भी फॉलो होता है। वो जीन्स टॉप के बजाय सलवार सूट को प्रेफर करें तो ज़्यादा अच्छा है। वही हेयर कलर की बात उन पे भी लागू होती है। उनको जैसे कि ईयर रिंग वगैरह थोड़ा सिंपल वो तो है ही है अलाउड, बहुत ज़्यादा फैशनेबल ना हो। और एक जो बॉडी लैंग्वेज है, सबसे पहले क्या होता है कि जो नया कैंडिडेट इंटरव्यू देने जाता है उसको ऐसा लगता है कि अब मेरे ऊपर पता नहीं कौन सा पहाड़ गिरने वाला है, वो पहले से स्ट्रेस रहता है। तो मैं आप सब लोगों से ये जरूर कहना चाहूंगा कि बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके जाएं। वहां पे आदमी आपको नौकरी देने के लिए नहीं बैठा है, वो आपको जज करने के लिए बैठा है। हम लोग ये सोचते हैं कि इसी पे हमारी नौकरी टिकी हुई है, एक हद तक है भी है, लेकिन हम लोग माइंड से ये फ्री होके जाएं कि हम रिटर्न क्वालिफाई कर चुके हैं और अब हमारा जो है कि हमारे एट्रीब्यूट्स देखे जाने। तो उसके लिए अगर हम पहले मुंह एकदम लटका हुआ सा होगा और बहुत ही स्ट्रेस पहले से होंगे, तो निश्चय ही बात है कि अगर हम बहुत अच्छा भी कर सकने के काबिल होंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए स्ट्रेस फ्री होके जाएं और वहां पे चीजें अपने आप होती हैं। हम जब जाते हैं, बच्चा बहुत बहुत पहले से प्लान करके जाता है, बहुत हम लोग यहाँ पे जो बता रहे हैं आप लोग सुन भी रहे हैं, और आप लोग निश्चय ही कोशिश भी करेंगे कि बहुत एकदम तैयार होके जाएं। और वहां जाने के बाद अगर नर्वसनेस अंदर है तो यहाँ का दिखा हुआ सब, यहाँ का सीखा हुआ सब भूल जाएंगे। तो इस वजह से बिल्कुल माइंड फ्री होके जाएं और कोशिश करें कि सिंपल रहा जाए। एक दिन पहले से ही उसकी प्रैक्टिस जो है उसको अपने आचरण में लाएं। एक एक्टर जब एक्टिंग करता है तो वो साल भर लगाता है उसके पीछे सर, कि उस किरदार में उतरने के लिए। तो मैं आप लोगों से भी ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि जिनका रिटर्न क्वालिफाई हो चुका है वो अभी से इंटरव्यू के किरदार में उतर जाएं। वो अपने दोस्तों से बात करें तो बिल्कुल फॉर्मली बात करें, अच्छी तरह से बात करें। उससे क्या है वो चीज आदत में बनी रहेगी। आप शब्दों का चयन जब बात करते हैं तो बड़े सोच समझ के किया करें, उसमें शालीनता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जब आप रूम पे जाते हैं तो निश्चय ही अनुमति लेना आवश्यक है कि आप मैं अंदर आ सकता हूँ, या कोई इंग्लिश में ज़्यादा वो है यूजुअल है तो मैं आई कम इन सर जैसे भी है। तो जैसे ही ऐसे ही मैं भी गया, सामने हमारे पास उस समय 5 लोगों का पैनल था, जिसमें 4 मेल थे, एक फीमेल थी, सेंटर में मैडम थी। बहुत ज़्यादा तो मेरे को उनके बैकग्राउंड्स के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे या मेरा जिस हिसाब से इंटरव्यू हुआ, तो मेरे को लग रहा था उसमें केवल 1 या 2 जो मेल्स थे वही टेक्निकल कुछ जानते थे, बाकी लोगों को टेक्निकल नॉलेज कुछ नहीं थी। वो लोग केवल आपको इन्हीं फॉर्मल चीज़ों को, एट्रीब्यूट्स को वो चेक करने के लिए बैठे रहते। तो उसी प्रकार के वो लोग सवाल भी करते हैं कि आपका घर कैसा है, आपका क्या बैकग्राउंड है, और कभी भी अपने बारे में बताते हुए या किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हुए, ये एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते समय इस बात को जरूर ध्यान रखें कि अगला क्वेश्चन इस आंसर में से आएगा। हाँ, ये तो बहुत बार, ये तो अगला क्वेश्चन हमेशा आंसर में से आता है। तो कोई भी ऐसा आंसर ना दें जिसके बारे में आप पूर्णतः न जानते हो, या फिर वो आपको कहीं ना कहीं किसी दूसरे क्वेश्चन में ऐसे ले जाए जहां आप फंस जाए। हालांकि वो भी पूरी तरह से जानकार नहीं होते हैं जो ले रहे हैं इंटरव्यू, वो भी कहीं ना कहीं, देखो मानव प्रवृत्ति है, कहीं ना कहीं वो भी हो सकता है किसी फील्ड में वो आपसे भी कम जानते हैं। तो उस समय उद्दंडता भी नहीं करनी होती है कि मैं ही जानता हूं और मैं जो कह रहा हूं वो सही हूं। उनकी बातों को मान लेना भी बहुत जरूरी होता है। एपोलॉजी जो एक विनम्रता है स्वभाव में, वो जरूर रखनी चाहिए।
अगर आपको लगता है कि आपका इंटरव्यूअर गलत बोल रहा है और आप सही बोल रहे हैं, उस समय भी आपको विनम्र बने रहना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि वो लोग जानबूझ के गलत चीज को कहते हैं। वो कहेंगे भाई 2 और 2 5 होता है। अब आप तो भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 2 और 2 4 होता है, लेकिन इंटरव्यूअर आपको जज कर रहा है, वो बैठा है, वो कहता है ना जी 2 और 2 5 होता है। तो आप किस हिसाब से उसको मना करते हैं, कितनी विनम्रता से और कितनी शालीनता से आप उससे कहते हैं कि सर हमने आज तक ये देखा और प्रैक्टिकली भी ये देखा जाता है कि आमतौर पर 2 और 2 जोड़ के 4 होता है। तो इस प्रकार से तो सर अगर कुछ अन्य चीजें हैं जो मैं नहीं जानता हूं तो आप बताएं कृपया करके, या मैं और कोशिश करूंगा कहीं से और सीखने की। तो इस प्रकार से जब आप इंटरव्यू देते हैं तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कहता हूं कि आपके सक्सेस के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो सर मतलब मैं आपका इंटरव्यू हॉल के पहले एक्सपीरियंस को समराइज करने की कोशिश करूं तो 5 लोगों का पैनल वहां पर था। उसमें से जो है, जो आप कह रहे हैं सेंटर में रही मैम रही होंगी, तो कहीं ना कहीं वो आयोग की कोई मेंबर रही होंगी मैम। हो सकता है कि वो मैम रही होंगी। मैम का अब नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, पर हाँ एक आयोग में मंजुला उपाध्याय मैम या मंजुला रावत मैम होती, शायद वो आयोग की चेयरमैन वो रही होंगी। और उसके अलावा जो है 2 और वो भी आयोग के ही रहे होंगे, और 2 लोगों के टेक्निकल, जो आप कह सकते हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे। तो पर्टिकुलर ये इस तरीके से मतलब मैं कहूँ कि 5 लोगों का पैनल था, तो 5 लोगों के पैनल में ये। सर अगला सवाल मेरा ये है कि आपका इंटरव्यू लगभग कितने समय चला, आपसे पहले जो कैंडिडेट्स गए उनका लगभग कितना समय गया, और पर्टिकुलर आपने भी थोड़ा सा पैनल को देखा होगा, तो मतलब वो किस चीज को देख के, वो क्या चीज वो देख रहे थे, मतलब किस तरह के आंसर वो सुनने चाह रहे थे, मतलब कैसा था। और जो आपसे मतलब क्वेश्चंस पूछे, हालांकि क्वेश्चंस में मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपके इंटरव्यू को ये बच्चों के सामने इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए ताकि उन्हें मतलब एक एक चीज में डाउट ना रहे। तो सर मेरा ये सवाल आपसे है। बहुत अच्छा सवाल सर आपने किया कि वहाँ पे जो टाइमिंग्स होती हैं, एक इंटरव्यूअर, एक स्टूडेंट जब इंटरव्यू देने जाता है तो वो निश्चय ये समझता है कि मेरे को जो किरदार है उसमें मैं कितनी देर रहना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है, मैं बताना चाहूँगा, कि आपके दिए हुए आंसरों पर, या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो आपके बाद उन्होंने इंटरव्यू लेने हैं। वो सब प्लान रहता है कि हर बच्चे को हमने 5 मिनट जज करना है। उनके दिमाग में बेसिकली मैक्सिमम 5 मिनट रहते हैं, क्योंकि बहुत लंबा पैनल चलता है सुबह से शाम तक, उनको भी बीच में ब्रेक भी चाहिए, और इसीलिए वो 3 दिन तक एक्सटेंड करते हैं कि थोड़ा समय हर बच्चे के साथ मिल जाए। लेकिन यहीं पे अगर कोई बच्चा उन्हें एट ए फर्स्ट साइट ही रिजेक्ट लगता है तो वो उसके ऊपर अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। अगर आपका इंटरव्यू लंबा जा रहा है तो ये एक सिग्नल है कि आप सेलेक्ट होने वाले। वो उसी बच्चे के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जिनको उनको लगता है कि हाँ इससे थोड़ा और पूछा जाए, थोड़ा और कुरेदा जाए, थोड़ा और पूछा जाए। तो कभी कभी बच्चा सोचता है कि मेरा इंटरव्यू तो बहुत लंबा गया, मेरे से तो बहुत सारे सवाल पूछे, मेरे से 15 सवाल पूछे जिसमें से मेरे तो 10 गलत हो गए, 5 सही हुए, तो मैं तो फेल हो गया। ऐसा नहीं है। वो एक्चुअल में क्या है कि आप उसके साथ उन्होंने इतना समय बिताया है तो वो आपको बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जज किया है। दूसरी, जहां तक क्वेश्चंस की बात रही कि वो टेक्निकल नॉलेज पे बहुत ज्यादा तो नहीं जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि टेक्निकल नॉलेज को बिल्कुल ही दरकिनार कर देते हैं। वो प्रैक्टिकल लाइफ से ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं कि उसमें आपकी टेक्निकल नॉलेज क्या है। जैसे कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहूं तो मेरे से पूछा गया कि आपके घर में मीटर कैसा लगा है, कितने पावर का लगा हुआ है। तो हमारे वहाँ वही 1 किलोवाट का पावर मीटर कनेक्शन पहाड़ में था। उस पर भाई उन्होंने मेरे को क्रॉस जज करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये 1 किलोवाट कह रहा है, कहीं से रटा रटाया है, क्योंकि अब तो हर जगह 4 किलोवाट के मीटर लग रहे हैं, लेकिन हमारे पहाड़ों में अभी भी एक्चुअल में 1 किलोवाट के मीटर है। उसका कारण यह है कि पहाड़ों में हमारे वहाँ ना तो पंखा होता है, ना फ्रिज होता है, ना इस प्रकार के कोई अलग अप्लायंसेज होते हैं। कोई भी अप्लायंसेज इलेक्ट्रिकल हम लोग यूज नहीं करते। हम लोग केवल बल्ब के एक जलाने के लिए उसको है माध्यम, और वो भी अब एलईडी हो गए, तो 1 किलोवाट भी हमारे लिए बहुत ज्यादा है। तो मैंने इसी प्रकार से अपना जब उन्होंने मेरे को क्रॉस चेक किया कि आप बिजली की चोरी कर रहे हैं और आप इलेक्ट्रिकल में, आप बिजली विभाग में ही जाने वाले हैं, और इलेक्ट्रिकल से आपका डिप्लोमा है और आप खुद बिजली चोरी में हैं, तो मैंने फिर जब उनको इस प्रकार से कहा तो वो काफी संतुष्ट हुए मेरे आंसर से। तो जो मैंने पहले इस चीज को कही कि आप अगर जब सही भी हो तो उद्दंड ना होकर उसको बड़े विनम्रता से आप अपना पक्ष रखें, तो सामने वाला बड़ा संतुष्ट होता है। तो इसी प्रकार से बहुत अन्य चीजें भी रही। वो आपके फैमिली बैकग्राउंड्स को भी जानना चाहते हैं, और कि भाई पापा क्या करते हैं, या कृषि प्रधान कौन से बैकग्राउंड से हैं, कितने भाई बहन हैं। उससे वो फिर वहां से टेक्निकल की तरफ ले आते हैं कि आप इससे पहले क्या जॉब कर रहे थे। तो इस प्रकार से जो समय मेरा इंटरव्यू था, हालांकि मैं यहाँ पे ज्वाइनिंग ले ली थी मैंने, लेकिन मेरा जो
फॉर्म में जो बैकग्राउंड फिलअप हुआ था वो मैं C&S में एज ए असिस्टेंट इंजीनियर काम कर रहा था उस समय, तो वही मैंने उनको वहाँ बताया। तो वो लोग आपको कुछ ह्यूमर टाइप का मजाक भी करेंगे आपके साथ। मेरे से उन्होंने कहा कि भाई आप ए हैं और आप जेई के लिए इंटरव्यू देने आए हुए हैं। तो हालांकि पता उन्हें भी है कि भाई एक प्राइवेट इंडस्ट्रीज में क्या है और क्या वो होता है, और जेई के लिए जरूर इंटरव्यू देने आएगा ही आएगा। लेकिन वो आपको किस प्रकार से आप रिएक्ट करते हैं, ओवरऑल आपका रिएक्शन जानना है कि आप हर किसी भी ह्यूमर कंडीशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। आपके ऊपर जब एलिगेशन लगाया, उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया कि आप बिजली की चोरी कर रहे हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हैं। उन्होंने मेरे साथ मजाक किया, उन्होंने वो देखा कि ये कैसे रिएक्ट कर रहा है मजाक पे। तो ओवरऑल बहुत अच्छा मेरे पे, क्योंकि मैं एक तो डे का लास्ट कैंडिडेट भी था, तो मेरे ऊपर उन्होंने करीब करीब जहाँ पे एक 5 और 7 मिनट का एवरेज था, वहाँ पे मैं करीब 15 से 16 मिनट बैठा रहा उनके सामने। तो इस प्रकार से मेरा इंटरव्यू लंबा खींचा था। लेकिन ओवरऑल वो 5 से 7 मिनट के अंदर एक एवरेज, अगर आपका आप शुरू के हैं या फिर आप लास्ट के हैं, तो थोड़ा सा एक उनके पास टाइम रहता है, उस समय वो आइडिया लेते हैं कि कितना टाइम हम ले सकते हैं। बेसिकली लंच ब्रेक से पहले वाला जो स्टूडेंट जाएगा वो उसको वो थोड़ा जल्दी छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें लंच ब्रेक की चलती रहती है। लेकिन जो लास्ट 5 बजे वाला होता है उसको थोड़ा सा लंबा लेते हैं। तो इस प्रकार से टाइमिंग्स का कोई विशेष ध्यान आप लोग भी अपने मन में ना रखें कि मेरे के लिए अगर छोटा हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा और लंबा हो जाएगा तो बुरा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। टाइमिंग्स आपके आंसर पे निर्भर करेंगे, आपके आंसर देने की तरीके पे निर्भर करेंगे। जी सर अब आपके पर्टिकुलर जाते हैं कि आपको इंटरव्यू में आप मुझे, तो मतलब एक सवाल होता है सबसे पहले कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, क्या इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं या वो डायरेक्ट बातें करना शुरू करते हैं, या मतलब आपका कैसा रहा, क्योंकि आपने भी जब इंटरव्यू की तैयारी करी होगी तो आपने भी अगले 2-3 दिनों में जिन स्टूडेंट ने एग्जाम दिया होगा आपने उनके बारे में जाना होगा, उनसे पूछा होगा, उनका एक्सपीरियंस भी आपने जाना होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप निचोड़ की फॉर्म में बताने की कोशिश करें कि कैसा जो है शुरुआत में आप अंदर गए, आपको उन्होंने सीट ऑफर करी। जाहिर सी बात है आप अंदर जाएंगे तो परमिशन लेके जाएंगे, आपको सीट ऑफर करेंगे तभी आपको जो है स्माइलिंग फेस के साथ थैंक यू बोलते हैं आप उस सीट पे बैठे हैं। देन उसके बाद का सर आप प्लीज थोड़ा सा बताइए। सर, जैसा कि मैंने बताया मैं लास्ट कैंडिडेट था। तो सुबह से जितने भी लोग इंटरव्यू दे के आ रहे थे, उनमें जो भी मित्र थे उनसे काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन हो रहा था। कुछ लोग बताते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी बताते हैं, तो उसमें ज़्यादा बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई आपका फ्रेंड है और आपसे डिटेल शेयर कर रहा है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो आप निश्चय वहाँ से भी एक हेल्प ले सकते हैं। तो मेरे साथ जैसा रहा कि बहुत सारे फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने अपने अपने शेयर एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे से, तो थोड़ा सा तैयार हो ही जाता है। तो जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताऊं कि दरवाज़ा तो खुला ही हुआ था, पर्दा था, पर्दा हटाया, आने की परमिशन मांगी, उन्होंने बिल्कुल आइए कहा। और मैं जब पास जाके खड़ा हुआ तो उन्होंने खुद ही कहा कि आप बैठिए चेयर पे। मैंने चेयर पीछे ली और बैठ गया। बैठने का भी एक थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिटेलिंग करना चाहूँगा, क्योंकि अब समय भी ज़्यादा हो गया है, और बैठने का जो पोस्चर है उस पर भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। कमर सीधी हो, फेस ऐसा हो नहीं होना चाहिए कि आप अटैक मोड पे आए हैं। जैसे कि सर ने कहा कि स्माइलिंग फेस होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल हंसते हुए दांत दिख रहे हैं, ऐसा भी नहीं। एक हल्की सी स्माइल मुंह में होनी चाहिए कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप रिलैक्स मूड में हैं। हंसने से एक तो ये होता है कि आपका जो स्ट्रेस है वो बहुत कम हो जाता है, तो ये आपके लिए भी फायदेमंद है और देखने वाले को भी अच्छा लगता है। उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है, आपका वैसे ही रोता हुआ बहुत स्ट्रेसफुल चेहरा रहेगा, तो उनके एक अलग रिएक्शन जाता है। तो कमर सीधी रखें। हाथों को बहुत तो क्या करते हैं कि कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कुछ कर रहे हैं, और कभी इधर मार रहे हैं कभी उधर मार। हाथों को दोनों जो चेयर के स्टैंड होते हैं, बगल वाले जो हैंड रेस्ट होते हैं, उन पे आराम से आप एक आंसर देने की मुद्रा पे आ जाएं कि भाई अब सामने से क्वेश्चन आए और आप आंसर देने के लिए फेस के लिए सीधे खड़े हैं। इधर उधर ताकना झांकना, जो क्वेश्चन कर रहा है, जो भी पैनल में 5 हैं तो राउंड में थोड़ा सा ऐसे लंबा एक एरिया रहता है, थोड़ा सा डिस्टेंस भी रहती है। आवाज़ इतनी तेज भी ना हो कि एकदम उद्दंड लगे, और इतनी धीमी भी ना हो कि क्वेश्चन करने वाले को सुनाई भी ना दे। क्या जी साहब बनेंगे, जी मतलब जी इसका जी, भी ध्यान बिल्कुल रखें। बिल्कुल। तो आवाज़ इतनी हो कि जो आंसर है वो उन तक क्लियरली पहुंचे, पांचों में से पांचों को। लेकिन आई कांटेक्ट उन्हीं के साथ रहे जिन्होंने क्वेश्चन किया है। जिन्होंने आपको क्वेश्चन किया है, आप थोड़ा सा अपना घूम के उनकी तरफ हो जाएं। अगर फ्रंट वाले ने किया है तो फिर तो ठीक ही है, और अगर इस साइड वाले ने थोड़ा सा, बस मतलब यह है कि चेयर को ना घुमाएं और थोड़ा सा चेहरा घुमा लें उनकी तरफ, और उनसे आई कांटेक्ट बना के उनसे आंसर दें।
तो ये एक नॉर्मल तरीका है ये इंटरव्यू का। तो आप लोग भी ये सब अच्छी तरह से गाइड करेंगे। मेरे साथ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, मैं गया, उन्होंने पहले वही होता है कि नाम और फैमिली, मतलब एक अबाउट योर सेल्फ। तो वो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग भी नहीं कि बिल्कुल अपनी बायो ही अरे सर, ग्राफी जो बताने लग जैसा जाएं। आपका आंसर था उस टाइम पे बिल्कुल। वो थोड़ा बताएंगे तो तो मतलब मैंने बच्चों को भी उसमें आंसर केवल, प्रिपेयर करने के जी लिए जी अच्छा जी, हो। मैंने उनको केवल इतना बताया कि मेरी जो एजुकेशन रही नवोदय से रही। नहीं मतलब अ, एक बार सर मैं चाहूंगा कि आप बस, उसको रिपीट करें जी जी पूरा जी, वर्ड बिल्कुल। की, जब उन्होंने बोला कि आप अपने बारे में कुछ हाँ बताइए हाँ हाँ। तो वो आप पूरा रिपीट तो करिएगा। उन्होंने आंसर, क्योंकि क्वेश्चन ही मेरे को उन्होंने कहा कि आप हिंदी में, उन्होंने क्वेश्चन किया। तो जब इंटरव्यूअर आपसे हिंदी में क्वेश्चन कर रहा है, आप इधर इंग्लिश से शुरू हो जाएं, तो वो थोड़ा सा उनको और लगता है। अगर हाँ वहां से इंग्लिश आ रही है, कि वहां से उसने क्वेश्चन इंग्लिश में, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आप इंग्लिश में, उन्होंने मेरे से हिंदी में पूछा था तो मैंने भी हिंदी में कि मेरा नाम हरीशचंद्र तिवारी है, मेरे पिताजी का नाम ये, हम लोग इतने भाई बहन हैं। मेरा प्री जो एजुकेशन रहा वो नवोदय विद्यालय त्रिपुरा से रहा। और उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया। हालांकि मेरे केस में थोड़ा सा ये था कि मेरा इंटरमीडिएट और ये डिप्लोमा के बीच बहुत बड़ा गैप था। तो उस पर उन्होंने थोड़ा सा एक क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन किया था कि आप ये इतने बीच में 10-15 साल के गैप आपने क्या किया। तो ठीक है, वो एक हर एक का, वो हर एक के सिचुएशन के हिसाब से हर एक का अपना अलग अलग आंसर होगा। लेकिन आप लोग बहुत डिटेलिंग में नहीं जाएं। माता, सॉरी, पिताजी का नाम, कितने भाई बहन हैं, एजुकेशन इंटर तक की कहाँ से करी और डिप्लोमा कहाँ से किया, बस। अगर किसी ने बीटेक कर रखा है वो बताना चाहे तो ठीक है, नहीं बताना चाहे तो कोई बहुत डिटेलिंग पे वो लोग भी नहीं जा रहे हैं। और ये सारी जानकारियां उनके पास पहले से हैं, ये मान के चलें कि आप उन्हें कोई नई चीज़ नहीं बता रहे हैं। वो केवल आपके बताने के तरीकों को देखना चाहते हैं। उन्हें जब से आपसे फॉर्म बनाया तब से आपके नाम से वो वाकिफ हैं और सारी फाइल उनके पास बनी हुई है आपके सारे एजुकेशन की। तो वो केवल ये जानना चाह रहे हैं कि आप कितने ब्रीफ में अपने आप को और अपनी पूरी जानकारी दे पाते हैं। तो मेरे से एट्रीब्यूट्स के बेसिकली यही क्वेश्चन हुआ था। उसके बाद मेरा क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले बताया था कि एक घर कहाँ है, तो घर अल्मोड़ा पे बात हुई थी। तो आपके घर पे से, घर से ही उन्होंने क्वेश्चन उठा दिया कि मीटर कितने का लगा है। तो वो उस पर थोड़ा सा, थोड़ी देर डिस्कस चला और उस पर वो संतुष्ट होने के बाद उन्होंने मेरे से ये पूछा कि अब आप क्या करते हैं। तो मैं वही C&S के बारे में बताया। तो वहाँ पे क्योंकि C&S के बहुत सारे प्लांट हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई आप क्या उसमें हैं। तो मैंने कहा भाई हम लोग LV डिवीजन पे MCB वगैरह देखते हैं। तो फिर हम वहाँ से सर्किट ब्रेकर, क्योंकि मैंने जैसे पहले आपको देखिए, पहले ही बता दिया था कि आपका आंसर ही आपको क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की तरफ ले जाता है। तो C&S में जैसे ही मैंने कहा कि हम लोग MCB के प्लांट में MCB बनती हैं, तो वहाँ से हम सर्किट ब्रेकर की तरफ हमारा बढ़ गया था सिलसिला। वहाँ पे सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन हुए, कि कैसे आर का कंपनसेट किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। वो सर्किट ब्रेकर खत्म होने के बाद, हालांकि चूंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग में था, तो लगभग लगभग मैंने डिटेलिंग बहुत सारी अच्छी बताई कि उन्होंने कैसे कैसे मैन्युफैक्चर किया, क्या प्रोटेक्शन होती है। उन्होंने दो प्रकार की प्रोटेक्शन है, ओवरलोड प्रोटेक्शन है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, कैसे फंक्शन करती हैं, उनके लिए अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं ब्रेकर के अंदर। तो इस प्रकार का डिटेलिंग हुई। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे पास हुआ सीटी को लेकर। तो सीटी में भी हालांकि थोड़ा सा वो हो गया था इंटरेक्शन, कि वो एज ए ट्रांसफार्मर उसको दो वाइंडिंग, लेकिन हम लोग जैसे मैन्युफैक्चर करते हैं तो एक वाइंडिंग होती है उसमें। तो क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग तो जो कंडक्टर है वही रहता है। तो हालांकि टेक्निकल नॉलेज पे बहुत ज़्यादा, मैं वही पहले ही ये कहना चाह रहा हूँ कि बहस ना करें, विनम्रता से अपनी बात रखें। वो भी जानते हैं कि जिसको मालूम है वो सही कह रहा, और जिसको नहीं मालूम है वो शांत रहेगा। और अगर वो नहीं मालूम होने के बाद उद्दंडता कर रहा है और ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस वेरी करेंगे, क्वेश्चंस आपके आंसर से लिख लेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत बेसिक से वो लोग शुरू करेंगे। बिल्कुल अगर उनको कहीं से कुछ नहीं मिला तो फिर उनके लॉ से आपको शुरू करेंगे। वहाँ पे आप क्या आंसर देते हैं, वहाँ से आपने अगर कोई डिटेक्टर की बात करी कि भाई किसी को वोल्टेज दिया गया और करंट नापेगा तो करंट कैसे नापेगा, फिर एमीटर में पहुंच जाएंगे। तो फिर एमीटर में आपने कुछ बताने की कोशिश करी, वो एमीटर के टाइप पूछना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए आपके आंसर से ही क्वेश्चन निकलेंगे, इस बात विशेष ध्यान रखें। आंसर केवल संक्षिप्त उतना ही दें, बहुत विस्तार से आंसर मत दें जिसमें बहुत सारी चीजों का समावेश हो जाए। टू दी पॉइंट आंसर दिया जाए कि उससे बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट ना हो आंसर से। तो इसी प्रकार से मेरा भी वही रहा, 2-3 क्वेश्चन रहे। और सर मतलब सीटी के बाद आपसे सीटी के बाद एक्चुअल में क्या रहा कि मेरा जो प्रत्येक क्वेश्चन था उस पर हम लोगों की जो डिटेलिंग बातें हुई
वो बहुत लंबी चली। एक्चुअल में क्या होता है कि एक क्वेश्चन उन्होंने किया और उसका आंसर हुआ और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं थोड़ा सा टीका टोका लगा के पंडित हुई मैं, तो उन्होंने शायद मेरी छुट्टियां भी देख ली थी। तो इस पे भी थोड़ा सा बात होने लगी कि आप कैसे करते हैं और क्या है आपका पूजा पाठ का ट्रेड्स क्या है, आपके एथिक्स क्या रहेंगे, आप ऑनेस्ट कैसे रहेंगे अपने डिपार्टमेंट के बारे में। तो इन पे थोड़ा सा हम लोगों का एथिकल जो और थे उन्होंने भी बात करी है। टेक्निकल्स पे एक आध लोगों ने ऐसे ही बात करी है। तो मोटा मोटी क्वेश्चंस आपके लुक्स के ऊपर भी निर्भर करेंगे। जैसे मैंने कहा कि एक चुटिया होने की वजह से 2 क्वेश्चन मेरे फालतू बढ़ गए। तो आपके लुक्स कैसे हैं, आप क्या पहन के जा रहे हैं, और बेसिकली आपका गेटअप कैसा है। तो इस पे भी एक आध क्वेश्चन जनरेट हुए हैं। और टेक्निकल नॉलेज पे वो लोग बेसिक से ही शुरू कर रहे हैं। तो इसी में मेरा लगभग लगभग 15 से 16 मिनट उन्होंने लिया है। और उसके बाद उन्होंने ठीक है कहा। तो मैंने अपनी फाइल पकड़ी और मैं भी बाहर। सर जैसे क्योंकि आप लास्ट कैंडिडेट थे तो लास्ट कैंडिडेट का एक एडवांटेज भी रहता है, उसे पता चल जाता है कि पैनल का फेवरेट क्वेश्चन कौन सा है, मतलब वो किस क्वेश्चन को ज्यादा पूछ रहे हैं, किस क्वेश्चन में बच्चे ज्यादा स्ट्राइक कर रहे हैं। हालांकि उस समय पे इंटरनेट आ चुका था, गूगल आ चुका था, बट आप लोगों को मोबाइल अलाउ नहीं था, तो आप अंदर आंसर सर्च कर भी नहीं सकते थे। तो आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि सबको हेल्प हो जाए, समराइज हो जाए, ताकि आप बता सकें कि कुछ ऐसे 15-20 क्वेश्चंस आप बता सकें कि जो जो पूछे गए इंटरव्यू पैनल से स्टूडेंट से, ताकि थोड़ा सा स्टूडेंट को प्रिपरेशन के लिए आइडिया मिल सके। तो जो फीडबैक्स, जैसे मैंने अपने पर्सनल के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। सर्किट ब्रेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट, और सर्किट ब्रेकर केवल मेरे से नहीं बहुत लोगों से पूछा गया था सर्किट ब्रेकर। तो रिलेज जो हैं कैसे फंक्शन करती हैं, फ्यूज़ वायर के बारे में बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन उठाए थे उस समय, क्योंकि बहुत लोग जा रहे थे कि करंट कैरिंग कैपेसिटी कंडक्टर की और फ्यूज़ वायर मेल्टिंग। जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। कंडक्टिविटी को लेके हाँ, वो आई डी टी पावर के डी टी टू दी पावर 3/2 वाला जो फॉर्मूला है वो बहुत लोगों से पूछना चाह रहे थे। सेक का फॉर्मूला उन्होंने बहुत लोगों से पूछा है। तो इस प्रकार के जो कॉमन बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि 2-3 चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा भी उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स पे बहुत रेयर क्वेश्चन पूछे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पे ये टेक्निकल कौन आया है इंटरव्यू लेने वाला, इस पे भी डिपेंड करता है कि उसका अपना बैकग्राउंड क्या है। तो मेरे ख्याल से हमारे उसमें जो टेक्निकल बैकग्राउंड बैठे थे उनमें पावर सिस्टम का कोई कोई था, जिसने ये सारी चीज़ें वो पावर सिस्टम से लेके आया था। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कोई बैठ गया आपके पैनल पे तो बहुत संभव है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ भी आपसे कुछ पूछे। हालांकि हमारे पास एक थायरिस्टर का क्वेश्चन, एक जो मेरे फ्रेंड्स जब मैं पूछ रहा था उनसे कि क्या क्या पूछा गया, तो किसी से कुछ थायरिस्टर के बारे में भी पूछा गया था, एससीआर के बारे में। तो बेसिकली इतना ही था। जैसे फेवरेट मशीन्स होता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल होता है, मेजरमेंट होता है, इनसे कुछ जैसे मतलब पर्टिकुलर कुछ टाइप के क्वेश्चन जो फेवरेट रहे हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इंटरव्यू के क्वेश्चन जनरली घुमा फिरा के वही सब जगह दिखते हैं। तो ऐसा कुछ समर ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ किसी से। जी, जब जिनसे भी पूछा गया कि आपने समर ट्रेनिंग कहाँ से करी है, तो उनका जब उन्होंने जो आंसर दिया है उस पे डिपेंड हुआ है कि वहाँ पे आपने क्या सीखा। बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने काशीपुर से समर ट्रेनिंग करी थी, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के लिए उनसे बहुत सारे क्वेश्चन उन पे पूछे गए हैं, क्योंकि 400 किलो वोल्ट का उसमें काशीपुर में है जो सब स्टेशन है। तो वहाँ से किसी ने अगर समर ट्रेनिंग करी थी तो उनसे बहुत सारे, जैसे आपने कहा कि क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए हैं। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जैसे मशीन है, पावर और ट्रांसफार्मर, ये तो बेसिकली एक रहता ही है कि मोटर्स का। लेकिन मशीन के उस पर्टिकुलर, मैं अपना जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ उसमें मशीन्स के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे थे। अब उसका कारण कुछ भी रहा हो कि मशीन के एक्सपर्ट्स वहाँ पे ना हो या कुछ भी रहो, पावर सिस्टम की तरफ ज़्यादा ध्यान था उनका। तो वो हो सकता है कि अगर आपके पैनल पे मशीन वाले हों तो वो मशीन से जो बेसिक चीज़ें हैं, बाकी आपकी डिटेलिंग आपके आंसर पे जाएगी। वो मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आप किसी इंडक्शन मोटर की बात करते हुए आप इंडक्शन मोटर में होने वाले लॉसेज अगर किसी आंसर पे देते हैं तो फिर आपसे लॉसेज की बात भी की जाएगी। और जब लॉसेज की बात होगी तो फिर आपसे एफिशिएंसी की बात भी की जाएगी। फिर आपसे प्रैक्टिकल की क्या होती है एफिशिएंसी आपको देखना पड़ेगा कि भाई ट्रांसफार्मर की हायर साइड होती है। और जब आप क्वालिफाई करके आए तो टेक्निकल नॉलेज आप लोगों का ठीक ठाक है, तो आप लोग उसी में से ही उसको कंफ्यूज ना हो
और उसी में से एक सही आंसर जो आपको लगता है उसको देने की वो करें। और अगर आपको किसी चीज़ का आंसर नहीं आता है तो आप सॉरी सर एक विनम्रता से कह के उसको स्किप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने अनुभव शेयर किया, ये जो है जो भी यूकेपीएससी जेई के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है इस सब चीज़ से जो है फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए इस तरह के और सेशन होते रहें तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सर, फाइनल वर्डिक्ट, आप क्या कहना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? मतलब उनको कैसे तैयारी करें, मतलब उनको आप क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं, क्या चीज, क्या मूल मंत्र आप बातों को समराइज कर सकते हैं उनके लिए? जी, मैं एक बेसिक जो बात कहना चाहूँगा वो यही कहना चाहूँगा कि स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। और मैंने पहले कहा है कि इंटरव्यू के किरदार में आज से उतर जाएं। आप ये ना कोशिश करें कि मैं उस दिन जाऊंगा और उस दिन बड़ा सौम्य सा और सभ्य सा लगने लगूंगा। अगर आप सभ्यता अपने अंदर आज से लाते हैं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो थोड़ा यारी दोस्ती में बहुत सारे बोलचाल में कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जो उनके मुंह से अनायास ही निकल जाते हैं। होता है हम लोगों के कि जब हम बात करते हैं तो उस समय हमारे ध्यान नहीं रहता है, और इंटरव्यू आप जब प्रेमिसेस के अंदर चले जाते हैं तो आपका, आप मान के चलिए, इंटरव्यू आपका वहीं से शुरू हो जाता है। क्योंकि कब कौन सा इंटरव्यूअर और कौन सा पैनलिस्ट वो चाय पीने या किसी काम से बाहर आया हुआ है और वो वहीं से आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ये भी संभव है। तो इसीलिए अपने किरदार में आज से चले जाएं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, बहुत बेसिक चीज़ों को, फॉर्मूलोस को, उनको रिवाइज करें। जो आपने एग्जाम में क्वालिफाई कर चुके हैं आप, बहुत डिटेल पे किसी के ना जाएं, और जो बहुत बेसिक्स हैं वो हर सब्जेक्ट्स के बहुत बेसिक फॉर्मूलेस जो उसका इनिशियल स्टेज पे जो हम लोग एक वो लेते हैं, और जैसे हम लोग नोट्स बनाते हैं, बहुत प्राइमरी नोट्स बनाते हैं, तो हम लोग केवल उन्हीं चीज़ों को लिखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे नोट्सों को रिवाइज कर लें आप अपने दोबारा, जो आपने रिटर्न्स के लिए तैयारी की होगी उन्हीं नोट्सों को आप केवल रिवाइज करें। किसी चीज़ को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है और उस सिलेबस का आपका एनालिसिस 5 मिनट में कोई भी नहीं कर सकता है। तो आप ये ना सोचें कि आपका हर चीज़ का वहाँ पे इंटरव्यू में एनालिसिस होगा। अपने केवल एट्रीब्यूट्स को ठीक रखें, ड्रेसिंग सेंस, सिटिंग पोस्चर, अपने बात करने के लहजे, केवल 3-4 चीज़ों पे ध्यान रखें और स्ट्रेस फ्री रहें, खुश रहें, मस्त रहें। सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं।